अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ओके अच्छा, आप लोगों ने डिफ़ाइनिंग द सिस्टम एंड सिलेक्शन ऑफ रिवॉर्ड्स पढ़ लिया होगा। अगर आपको उसमें अभी भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर कोई इशू है तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म करें और उसको एड्रेस करें ताकि वो आपका रिज़ॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है रिलेटिंग रिवॉर्ड्स टू परफॉर्मेंस, कि जो रिवॉर्ड्स हैं उसको परफॉर्मेंस के साथ कैसे रिलेट किया जाता है, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिनको फॉलो अगर हम करें तो ये चीज़ एम्प्लॉयज़ के अंदर इंश्योर हो जाएगी कि हमें हमारी जो पे है वो हमारी परफॉर्मेंस की बेस पे मिल रही है और किसी बेस के ऊपर नहीं मिल रही। लाइक हमें एज फैक्टर की बेस के ऊपर नहीं मिल रही या हमें किसी रेफरेंस की बेस के ऊपर नहीं मिल रही। कोई भी मतलब इस तरह के क्राइटेरियाज़ या इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनके माइंड में आए कि हमें अदर दैन मेरिट, अदर देन आर परफॉर्मेंस कोई चीज़ मिल रही है, या हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके ऊपर बिलीव नहीं करती, ठीक है, तो डैट इज़ वाई वो उन लोगों को जो किसी रेफरेंस की बेस पे आए हुए हैं और इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते उनको ज़्यादा पे कर रही है एज़ कम्पेयर टू अस। तो इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह रिवॉर्डिंग करती हैं। मतलब वहाँ पे एक रेफरेंस कल्चर चल रहा होता है, वहाँ पर एक मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रही होती है, इन बेसिस के ऊपर डिस्टिंक्शन होती है कि ये मैनेजर का बेटा है तो जी इसको हमने ज़्यादा देना है, और आप उसी रैंक पे होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपको वो बेनिफिट्स, वो डिस्टिंक्शन नहीं मिल रही होती। तो मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में या जो रिसर्चेज और सर्विस करवाए जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे ये चीज़ सामने आई है कि मोस्टली लोग रिकग्निशन ना होने की वजह से, जो कि उनके जो कि उनको कंपैरिजन की वजह से फेस करनी पड़ती है विद सम अदर कोलीग्स जो कि किसी रेफरेंस की बेस पे आए होते हैं, उसकी वजह से वो जॉब छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मोटिवेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी वर्किंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर रिवॉर्ड्स को रिलेट किया जा रहा है परफॉर्मेंस से। एक एम्प्लॉय के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, कि उसको उसकी मेहनत का फल मिले, वो उसकी पे ही होती है। उसी के अंदर एडिशन या एडिशन होती है या फिर उसको रिमूव किया जाता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इफ़ेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को कह रहे हैं जो फ्री एंटरप्राइज सिस्टम होता है ना, वो इस प्रेमिस के ऊपर, इस फाउंडेशन के ऊपर बेस करता है कि जो रिवॉर्ड्स हैं ना वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मतलब आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलना चाहिए जो कि आपने परफॉर्म किया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, कि जैसी परफॉर्मेंस होगी आपको वैसा रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये डिज़ायरेबल है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नहीं, कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी। अगर आप घर में आपके 4 बहन भाई हैं तो आप लोग यही कहोगे कि हम जैसा परफॉर्म करें हमें उस हिसाब से दिया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं परफॉर्म कर रही हूँ और मेरे बाकी भी सिबलिंग्स को वही चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये एक अदर मतलब ये तो सोशल उसमें आ जाता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर डील कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप हो हर चीज़ में। आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब आप कंपटीशन में हैं, जब भी आप किसी कंपटीशन में आते हैं तो हमेशा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो जो अंडरलाइंग थ्योरी है वो क्या कहती है, एम्प्लॉयज़ तब मोटिवेटेड होंगे जब उनको ये बिलीव होगा कि उनको इस परफॉर्मेंस के, इस मोटिवेशन के, इतनी एफर्ट पुट इन करने का डिज़ायर्ड रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो तभी वो क्या मोटिवेटेड फील करेंगे या सेटिस्फाइड फील करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लाइजॉन उनका जनरेट होगा, एक एफिलिएशन उनकी क्रिएट होगी। लेकिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने जो काफ़ी फॉर्मल रिवॉर्ड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होते। जिस तरह के पेड वेकेशंस हो गई, इंश्योरेंस प्लान्स हो गए, पेड हॉलीडेज़ हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशनल की मेंबरशिप के साथ मतलब रिलेट करता है, ठीक है। कि जितना जितना सीनियर लेवल होता गया उसको उतनी ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं रादर देन परफॉर्मेंस, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी ना, क्योंकि वो सीनियर है, डैट इज़ वाई आप उसको पहले मौका दे रहे हैं। मतलब 2 लोग हैं, एक आपसे 2 साल सीनियर है और आप अभी उससे ऑफ कोर्स आप न्यू हैं या फ्रेश हैं, आप लोगों को सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिलता है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जबकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और उसी बेस पे प्रमोशन होनी है। तो क्योंकि वो आपसे 2 साल सीनियर है, उसका आपसे एक्सपोजर ज़्यादा है, नो डाउट इस फ्रेमवर्क में
आपकी परफॉर्मेंस बेटर थी लेकिन प्रमोशन किसे दी जाएगी, उसे दी जाएगी। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उसके ऊपर रिवॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन अब जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक आपकी कोक हो गई, यूनिलीवर हो गई, नेस्ले हो गई, पीएनजी हो गई, इनके जो अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस के वो क्योंकि अब आजकल तो एक ये भी डिबेट बहुत ज़्यादा है कि इसराइल और यहूदी माफिया कह लें और एक मुस्लिम उसमें, तो हम मोस्टली कंपनीज जो हैं वो यहूदियों की ही हैं, तो वही इस तरह की चीज़ पे रिलाई करते हैं। बल्कि पाकिस्तान में या काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ ने अपनी ये मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया और वो रिलाई किस पे कर रहे होते हैं, सिफारिशों पर रिलाई कर रहे होते हैं। एक अजीब सा कल्चर है हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, कि यहाँ पर जो फजूल फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए तो डिसीजंस होते हैं कि इसको क्या रिवॉर्ड करना और क्या नहीं करना। किसी की सिफारिश आ जाती है, उसे रख लिया जाता है, जबकि जो एक मेरिट पे इंसान है, एक मेरिट पे बंदा है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो ये हमारे इधर बहुत ज़्यादा चलता है। सीनियरिटी बेसिस हो सकती हैं, कोई रेफरेंस बेसिस हो सकती हैं, तो इस तरह जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जिस तरह प्रमोशन है, ठीक है, प्रमोशन भी क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड होनी चाहिए। जबकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रमोशन की, ये बहुत कम मिलती हैं। जब भी अवेलेबल होती हैं तो जो हायर पोजीशंस होती हैं ना, उसको सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर कोई फिल हो जाती हैं, वो सीनियरिटी बेसिस पे फिल हो जाती हैं, या फिर कोई बाहर से बंदा हायर कर लिया जाता है जिसका आपसे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या इस तरह। तो मतलब जो एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, ठीक है। मोस्टली यही कहा जाता है कि जो परफॉर्मेंस है वही पे होनी चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर पे होनी चाहिए। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे, या वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि हमें जो पे दी जाती है वो हमारी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर दी जाती है, ठीक है। और ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि डिफ़ाइन करे कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो परफॉर्मेंस की वजह से हैं, ठीक है। फिर मतलब डिफरेंट रिसर्चेस ने यही चीज़ प्रूव की कि परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता, और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो जो आपकी पे है वो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं होती। कह रहे हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, हम रिवॉर्ड टू परफॉर्मेंस, अगर ये डिज़ायरेबल है तो वाई, तो ये जो प्रैक्टिस है ये इतनी वाइड स्प्रेड क्यों नहीं है। मतलब अगर हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जो पे है वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हमारी सोसाइटी में। क्योंकि ये इजी नहीं है। इन्होंने एक आंसर तो ये दिया, इट इज़ नॉट ईजी टू डू, इट इज़ मच ईजियर टू गिव एवरीबडी द सेम थिंग। मतलब यही होता है ना कि सब अगर जब हर साल इंसेंटिव्स या वो लगते हैं, सॉरी पे इंक्रीज़ आता है, तो सबको जी 5% का इंक्रीज़ दे दिया गया, ठीक है। तो ये इसी तरह ही चल रहा होता है। वो कहते हैं इट इज़ मच ईजियर, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। भाई आप कहते हैं हमारी पॉलिसी है सबको 5% इंक्रीज़ देना था, अब आपकी पहले क्या सैलरी थी, आपको किस पैकेज के ऊपर रखा गया, ये हमारा इशू नहीं है। आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, हमारा इशू नहीं है। हमने 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब 5% इंक्रीज़ देना था, सबको दे दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें जो इशू आ जाता है या जो चीज़ आ जाती है कि हम सबके साथ इंडिविजुअली क्यों नहीं डील करते, वो ये कि जो हम रिलेट कर रहे हैं रिवॉर्ड्स को परफॉर्मेंस के साथ, उसके लिए ये है कि परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर किया जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि मोस्टली टीम वर्क होता है और टीम वर्क के अंदर सब काम कर रहे हैं, और एट द एंड आप किसी एक को उस चीज़ का मतलब उस चीज़ का रिज़ल्ट देना जो है वो नाइंसाफ़ी है। तो ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि अब मैनेजर भी है, सुपरवाइज़र भी है, और उसके बाद पूरी टीम है लोअर स्टाफ की, और काम कौन कर रहा है, ज़्यादा लोअर स्टाफ कर रहा है। बेशक गाइडेंस और वो चीज़ मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है या सुपरवाइज़र उसको फर्दर मॉनिटर कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड कर देंगे तो जो नीचे आपकी टीम है वो क्या हो जाएगी, वो डीमोटिवेट हो जाएगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो कहते हैं कि हम सबको एक जैसा ही ट्रीट कर देते हैं। तो इसको एकम्प्लिश करना कि एक्यूरेटली हम ये कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, तो ये मुश्किल है। डेट इज़ वाई क्या किया जाता है, वो दे दिया जाता है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हमने पढ़ा था वो चीज़ होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स डिसिप्लिन टू एक्चुअली रिलेट रिवॉर्ड्स टू परफॉर्मेंस, और इसके दरमियान फिर जो आपकी बाइसनेस आ जाती है और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, वो चीज़ें इम्पैक्ट होना है। डिसिप्लिन मेंटेन करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि एक लाइन है उस लाइन को सीधी रखना है।
ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो होता है कि प्रोटोकॉल, मतलब एक आप चीज़ मेजर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रही, तो डैट मीन्स कि हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर्स डिसिप्लिन टू एक्चुअली, ये बात होगी। अनदर रीज़न इज डैट मैनी यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड एट सर्टेन रिवॉर्ड्स बी बेस्ड ऑन टोटली ऑब्जेक्टिव वेरिएबल सच एज सीनियरिटी। जो हमारे यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं वहाँ पर इस तरह की ऑब्जेक्शंस होती हैं कि आपने एक जूनियर को क्यों प्रमोट कर दिया या उसकी क्यों इतनी पे इंक्रीज़ आई, जबकि सीनियर जो आपका बैठा हुआ है उसका ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप नहीं जनरेट कर पाते या रिवॉर्ड्स को परफॉर्मेंस के साथ रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि वो कह रहे हैं कि कोई एक सक्सेसफुल फार्मूला नहीं है पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का, और ना ही ये अब तक डिवेलप हुआ है कि हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया और उसी की बेस के ऊपर हम कह दें कि ये परफॉर्मेंस इसने बहुत अच्छी की है, दैट इज़ वाई हम इसका इतना पे राइज कर रहे हैं। तो कुछ डिज़ायरेबल प्री कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होंगी, जो आइडेंटिफाइड होंगी और एक्सेप्ट की जाएंगी, तो उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये अगर सारा कुछ ठीक है, अगर ये सारा कुछ पॉजिटिव है, तो डैट मीन्स कि इस एम्प्लॉय की, इस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी है और हम इसका इस हिसाब से पे इंक्रीज़ करेंगे। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डैट इज़ वाई वो कहते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म मेथड ही रख लें इंक्रीज़ का, जिसमें कम से कम डिस्क्रिपेंसीज हों, कम से कम लोगों का ऑब्जेक्शन हो। सबसे पहले ट्रस्ट इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट होगा मैनेजमेंट के ऊपर, तो तभी वो ये कंसीडर करेंगे कि ठीक है हमें पे फॉर परफॉर्मेंस मिल रही है। एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स यानी कि जो हमने अभी ऊपर फैक्टर्स पढ़े हैं वो अगर नहीं आएंगे, हर्डल्स नहीं आएंगी परफॉर्मेंस को मेजर करने के अंडर, एब्सेंस होगी उसकी, तो तभी आप ये कंसीडर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ इस चीज़ से एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हम क्या मिल रहा है, हमें पे फॉर परफॉर्मेंस मिल रही है। ट्रेंड सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स होने चाहिए जिनकी डायरेक्शन और गाइडलाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हों और वो अच्छा सेट करें और मेजर करें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, तभी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के अंदर भी मेंशन करेंगे या हायर अथॉरिटीज़ को आपके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। गुड मेजरमेंट सिस्टम्स होने चाहिए, जॉब स्पेसिफिक होना चाहिए और रिजल्ट फोकस ऑन रिजल्ट्स अचीव्ड, मतलब इस बेसिस के ऊपर वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस को मेजर होना चाहिए, मेजरमेंट सिस्टम्स अच्छे होने चाहिए परफॉर्मेंस को करने के लिए। एबिलिटी टू पे, ठीक है, जो आपका मेरिट पोर्शन होता है सैलरी का, उसका बजट इंक्रीज़ होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस विलिंग होनी चाहिए कि वो आपको अच्छा पे करें। ठीक है, कुछ अगर वो वैसे ही मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सी हैं और वो कहती हैं कि हम लोग सेव कर लें, तो वो कभी भी इस बेस के ऊपर या परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपको पे नहीं करेंगी। क्लियर डिस्टिंक्शन अमंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सीनियरिटी एंड मेरिट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि आपको जो आप एग्जिस्ट कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और एक जो सीनियरिटी और मेरिट है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को पता चले उन्हें किस बेस के ऊपर, ठीक है, पे किया जा रहा है। वेल कम्युनिकेटेड टोटल पे पॉलिसी, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पे पॉलिसी है वो एम्प्लॉयज़ को सही से पता होनी चाहिए कि हमें इस बेस के ऊपर पे किया जा रहा है। कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी तो वो यही समझेंगे कि कोई रेफरेंस आ गया था या हमारी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आप उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, तभी कहा कि ट्रेंड और एजुकेटेड होने चाहिए मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को उसकी गलतियाँ भी बताते रहें जिसकी वजह से उसको ये फेलियर का सामना करना पड़ा या जिसकी वजह से उसकी पे इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी उसकी को लीक की हो गई है। फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड स्केड्यूल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, क्रेडिबल पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कभी किसी को 2 महीने पहले मिल रही है, ठीक है, रिवॉर्ड्स किसी को 2 महीने बाद मिल रहे हैं। ऐसा प्लान होना चाहिए कि सबको एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ हो कि आपने किस बेस के ऊपर किसको क्या दिया, मतलब लेटर्स ऐसे इशू होने चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर मैनेज्ड आपका परफॉर्मेंस का सिस्टम हो। ठीक है, आपको पता हो कि ये परफॉर्मेंस थी आपकी, डेट इज़ वाई आपको इतना पे किया जा रहा है, आपने ये अचीव किया था, आपकी गोल अचीवमेंट, आपकी टारगेट परसेंटेज ऐसी थी, डेट इज़ वाई हमने आपको इतनी इंक्रीमेंट दी है या इतनी प्रमोशन दी है। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट
रिलेटिंग रिवॉर्ड्स टू परफॉर्मेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और इसमें कोई इशू हो तो प्लीज़ पूछिएगा ग्रुप में या यहाँ पर ही। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हम लोग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिवॉर्ड स्टार्ट करेंगे।